अगर तुम आज का वीडियो देख लिए ना तो यकीन मानो 10 से 15 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का तो 2025 वाला जो आंसर शीट था हम इसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टॉपर शीट है। ठीक है, जो टॉपर की हैंड राइटिंग्स जो होती है, ठीक है, कैसे प्रेजेंट करना होता है एग्ज़ाम में, इन सारी चीज़ों को हम लेके डिस्कस करेंगे। जो कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पेपर है और इस इकोनॉमिक्स के पेपर में हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी दोनों आता है। ठीक है, मैक्रो एंड इंडियन दोनों आता है। तो चलो एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सारे जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन आप एक बार पढ़ लेना, फिर आ जाओ क्वेश्चंस पे। सेक्शन ए में हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो तुम्हारा दे रखा है सेक्शन ए का मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रखा है, देखो, इन द context of a current account transaction of the balance of payment, identify the incorrect statement from the following, choose the correct options। ठीक है, क्या क्या होगा, तो एक तो हमारा हो गया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट आइटम्स हो गया। सेकेंड हमारा हो गया इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज अ डेबिट आइटम्स हो गया। थर्ड हमारा ऑल ट्रांसफ़र पेमेंट आर रिकॉर्डेड एज अ डेबिट आइटम हो गया, या ऑल ट्रांजैक्शंस रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड एज अ डेबिट आइटम हो गया। ठीक है, यानी कि इसका आंसर होना क्या चाहिए, देखो पहले तो क्वेश्चन में समझाता हूँ। करेंट अकाउंट है जो कि ट्रांजैक्शन हो रखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग, तो आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तब जाहिर सी बात है ये भी हमारा है। ठीक है, यानी कि देख लो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज रिकॉर्ड, ये भी नहीं होना चाहिए। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिकॉर्ड एज अ डेबिट आइटम, ये भी नहीं होना चाहिए। ऑल ट्रांजैक्शन पेमेंट आर रिकॉर्डेड एज अ डेबिट आइटम, ये भी नहीं होना चाहिए। ऑल ट्रांसफ़र रिसिप्ट आर रिकॉर्ड होता है डेबिट आइटम में, बिल्कुल जितने भी ट्रांजैक्शन तुम करोगे, जितने भी रिसिप्ट होगे, वो सारे तुम डेबिट आइटम में ट्रांजैक्शंस करोगे। ठीक है, तो हमारा सब होगा, यानी कि एक्सपोर्ट करोगे तो ये आइटम हो गया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अ डेबिट आइटम हो गया, तो ये सब हमारे चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन यानी कि डी इज़ करेक्ट हमारा होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम द आइटम इज गिवन इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, चूज द करेक्ट पेयर। इसका पेयर तुम्हें चूज़ करना है, तो बताओ तो इसका क्या होना चाहिए, फटाक से जल्दी सोचो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दे रखा है ए में, फिर तुम्हारा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप दे रखा है, फिर तुम्हारा मिक्स्ड इनकम दे रखा है, फिर तुम्हारा दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, बता दो फटाक से। कॉलम 1 कॉलम 2 को हमको क्या देखना है, यानी कि कॉलम 1 2 के अकॉर्डिंग हमको चूज़ करना पेयर। तो देखो पहले मैं बता दूं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या ओल्ड एज पेंशन से मैच करेगा, नहीं। इनकम फ्रॉम इंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल प्रॉफिट, यानी कि जो इंटरप्रेन्योरशिप है वो प्रॉफिट ही तो अर्न करता है। ठीक है, तो ये हमारा सही लग रहा है। अच्छा, और भी देख लेते हैं। मिक्स इनकम, रेंट फ्री कम अकोमोडेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉयर हो गया। ठीक है, फ्रॉम एन एम्प्लॉयर हो गया, या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी तो नहीं होगा। तो हमारा जो पेयर बन रहा है ना, वो तुम्हारा बी का सेकंड से बन रहा है। ठीक है, बी का सेकंड का बन रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, बी इज़ हमारा करेक्ट हो गया। तो ये चीज़ हमारा है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को रीड करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज एन अमलगमेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो स्टेटमेंट है कि यानी कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, अमलगमेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सेकेंड, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम is also known as hybrid system. And the light of given statement, choose the correct option is the from the following. तो इसमें क्या होगा,
Statement 1 is a true and statement 2 is a false. Statement 1 is false and statement 2 is true. Both statement 1 and 2 are true. Both statement 1 and 2 are false. तो बताओ क्या होना चाहिए? यानी कि हमारा दोनों सही है बिल्कुल, यानी कि हमारा ये भी सही बता रहा है। क्या बात है? मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम्स रेट सिस्टम इज अमलगमेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज आल्सो नोन एज हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। जाहिर बात है, तो ये हमारा इसका पार्ट हो जाएगा, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसी तरह का तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ना इकोनॉमिक्स के पेपर को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसको मिस मत करना। अभी तक तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसको आप छोड़ दो। ठीक है, इन सारी चीज़ों को तुम एक बार देख लेना। ओके, फिर इरफान एज अ स्टूडेंट बोरो 80,000 टू फाइनेंस हिज कॉलेज फीस। ठीक है, ही प्लान्स टू बिगिन द रिपेइंग द प्लान्स मंथ आफ्टर हिज ग्रेजुएशंस मेकिंग द पेमेंट ओवर अ स्पैन ऑफ द 10 ईयर। ठीक है, यानी कि इरफान नाम का एक स्टूडेंट है, वो 80,000 बारो कर रहा है। ठीक है, कॉलेज फीस के लिए, और वो हुई प्लान द रिपेइंग ऑफ लोन मंथ आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। वो जो भी लोन का अमाउंट है ना, वो ग्रेजुएशन के बाद पे करेगा उसको। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? मेकिंग पेमेंट ओवर द स्पेन ऑफ 10 ईयर। ठीक है, पे जो भी जाहिर सी बात है उसको 10 साल लग जाएंगे इन सारी चीज़ों में। तो ये क्या होना चाहिए? पहला नंबर, बेस्ड ऑन अबाउट टैक्स आइडेंटिफाई द क्या है, इंडिकेट फंक्शन ऑफ मनी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोलना है? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, या यूनिट ऑफ अकाउंट है, या अकाउंट स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है, या स्टोर ऑफ वैल्यू है? क्या होना चाहिए? तो देखो, इसकी जो बात हो रही है ना, वो क्या होगा? एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इसमें क्या होनी चाहिए तुम बताओ? क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है मीडियम ऑफ एक्सचेंज से। यूनिट ऑफ अकाउंट की, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टोर ऑफ वैल्यू से है, नहीं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा सी हमारा होगा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। यस, यानी कि हमारा सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह के हमारे क्वेश्चंस हैं। फिर आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4। सपोज अ सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी makes an intercept as a negative value of rupees 50 crores in the economy 20% of an increase is income is saved. ठीक है, in the light of above context identify the value of the investment multiplier k. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, यानी कि 5 में बोल रखा है कि सपोज करो जो सेविंग कर्व है ना पूरे इकोनॉमी को बता रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज़ की 50 करोड़ रुपीज़ है, इकोनॉमी 20% से इंक्रीज़ हो रखा है। ठीक है, तो इनकम इज सेव। फिर ये दे रखा है, तो बताओ ये क्या होना चाहिए? ठीक है, बताओ इसका क्या होना चाहिए? तो ये तो नॉर्मल सा ही है ना, इसमें क्या ही करना है, नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, और जाहिर सी बात है इसका जो आंसर होगा ना वो बी यानी कि 5 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 25 द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। ठीक है, इसका हमारा आंसर होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। ओके, फिर आ जाओ नेक्स्ट हम चलते हैं 6 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्टन ए एंड रीजन बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ठीक है, फर्स्ट हमारा है असर्शन ए में, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। रीजन आर पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड रिवॉल्वरस इन नेचर। ठीक है, ये सब हमारा पार्ट होता है। यानी कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्टन ए एंड रीजन बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। पब्लिक गुड्स है, पब्लिक गुड्स को क्या, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम बाय द पब्लिक। ध्यान देना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिर पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड रिवॉल्वरस इन नेचर।
क्या पब्लिक गुड्स को एक्सप्लोडेबल एंड रिवॉल्वरस नेचर का कहते हैं, ठीक है। सही आंसर इसका क्या होना चाहिए, पहले एक एक कर लो। असर्शन ए रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन करके है, तो इसका क्या होगा, बोथ असर्शन ए रीज़न, ठीक है, एंड रीज़न, फिर आर इज़ अ ट्रू आर रीजन, आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्शन। फिर आ जाओ सी, यानी कि असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या होना चाहिए। फिर सर्शन ए फॉल्स बट रीज़न आर ट्रू, यानी कि हमारा जो ए है वो तो तुम्हारा सही है, ठीक है, लेकिन जो आर हमारा है वो तो गलत हो गया ना, वो एक वॉल्रस नेचर का थोड़ी ना होता है, रिवॉल्वरस नेचर का, ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि हमारा जो सी वाला आंसर है वो तुम्हारा सही होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ क्वेश्चंस, ओके। तो चलो, आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, एक आइडिया लग रहा होगा, है ना, एक आइडिया लग रहा होगा कि मतलब सही है। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग को मैं होमवर्क में देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और सॉल्व करके इसका आंसर जो भी होगा ना वो कमेंट करना तुम लोग, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को, सपोज द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी हमारा 0.8 है, नेशनल इनकम इतना है 4,000 करोड़, द वैल्यू ऑफ सेविंग वुड बी इतना करोड़, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इतना करना आप। फिर आ जाओ नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है, in the context of the commercial bank which are the following statement correct, choose the correct options, मतलब क्या होना चाहिए इसका। देखो बहुत ईजी है यार, है ना, देखो डिपॉजिट रिसीव लाइबिलिटी फॉर कमर्शियल बैंक हो गया, ठीक है। अच्छा हमने क्वेश्चन तो समझा नहीं, कमर्शियल बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अच्छा कमर्शियल बैंक के अकॉर्डिंग क्या इसमें से करेक्ट है, ओके ओके। डिपॉजिट रिसीव करता है लाइबिलिटी फॉर कमर्शियल बैंक, ओके ठीक है, इसके ये पॉइंट बनता है कि नहीं देखते हैं अभी आगे। वैसे ये वाला लाइन तो सही लग रहा है बिल्कुल। फिर दे आर क्रिएटर ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, ठीक है, राइट बात है, ये भी एक तरह से सही है, यानी कि क्रिएटर ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट ही तो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फिर दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, यस एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट जनरल जितने भी हमारे पब्लिक्स हैं उन लोगों से। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट आर बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी सही है, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो हमारा लगभग सारी चीज़ें सही हैं लग रही हैं, ठीक है। अब इसमें तुम्हें बताना है ना, ऑप्शन में तुम्हें देना है क्या है कि सीरियल वाइज इसमें करना था, कौन कौन से करेक्ट हैं, ओके। तो पहला नंबर हमने क्वेश्चन पढ़ा, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सही लग रही थी और मुझे लग रहा था सारा चीज़ें सीरियल वाइज ही हैं, है ना, तो 1, 2 एंड 3 होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ है 1, 2 ये 4 नहीं होना चाहिए ना, डिपॉजिट बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक, हम रिजर्व बैंक के बिहाफ में कैसे डिपॉजिट करते हैं ना, ये गलत हो गया है, सॉरी ये आपका गलत हो गया है, ओके, ये 4 वाला नहीं होगा, 1, 2, 3 सही होगा, ठीक है, आई एम सॉरी, इसको हम गलत ले लेंगे, ओके। चलो तो ये हमारा पार्ट हो गया, आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ 9, इफ़ कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स, ठीक है, ऑफ ₹600 करोड़ एंड इम्पोर्ट गुड्स वर्थ 450 करोड़ एंड द वैल्यू ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड द इकोनॉमी ऑफ इतना डैश ऑफ डैश करोड़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखो इसमें साफ पता चल रहा है ना कि हमारी पूरी इकोनॉमी क्या हो रही है, सरप्लस हो रही है, जाहिर सी बात है, एक्सपोर्ट कर रहे हो तुम इतना, गुड्स इतना, इंपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट वाला ज़्यादा है, यानी कि सरप्लस हो गया, ठीक है, सरप्लस हो गया, कितने करोड़ का हुआ है, तो जाहिर सी बात है 600 में से 450 माइनस करोगे तो 150 आ जाएगा, तो 150 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ध्यान देना, इसी तरह के तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। फ्रॉम द, अच्छा अब इसको कर लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी है।
फ्रॉम द सेट ऑफ टर्म्स गिवन द कॉलम ए कॉलम 2 चूज़ अ करेक्ट पेयर। अब देखो इसमें भी तुम्हें चूज़ मतलब पेयर चूज़ करने हैं। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स, फ्री राइडर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोरोइंग हो गया, प्राइवेट गुड्स एंड रिवॉल्वर्स इन नेचर। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए बताओ मैं आंसर। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, तुम फटाक से इसका आंसर बताओ जल्दी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, प्राइवेट गुड्स हमारा जो होता है ना वो रिवॉल्वर्स नेचर का होता है। ठीक है, ध्यान देना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर करो ना तो वो तुम्हारा बोरोइंग का पार्ट होगा ही नहीं ना। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम्हारा करो तो बोरोइंग का कहाँ पे होगा ये। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया तो फ्री राइडर, कोई मतलब नहीं बनता। नॉन टैक्स रेवेन्यू, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो जाहिर बात है ना, ये तो गलत ही हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन हमारा जो प्राइवेट गुड्स है रिवॉल्वर्स इन नेचर का ही होता है। ओके, तो दैट इज़ डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, दैट्स ऑल। तो ये हमारा पूरा होता है। तो आज हम 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और प्लीज़ अगर समझ में आया, और ध्यान देना 110% मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम में इसी तरह के सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा बहुत नंबर इधर से उधर होगा। ठीक है, मान लो इसमें 2-3 ठो न्यूमेरिकल जो दिया था उसका नंबर इधर से उधर हो सकता है, या वर्ड्स जो होते हैं ना वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा, ठीक है, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। ठीक है, और जैसे मेरा 10 लाइक का मैं टारगेट लेता हूँ, अगर जिस दिन 10 लाइक मेरा कंप्लीट हो गया ना, मैं इसका 11 से यानी कि 11 से लेकर 20 क्वेश्चन में कराऊंगा। ओके, 11 से लेकर 20 क्वेश्चन में तुरंत भेजूंगा जैसे मेरा 10 कंप्लीट कर दोगे तुम लोग। ठीक है, चलो ओके।